हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग कवर अप करने वाले हैं जीएसटी की अमेंडमेंट्स अपकमिंग एग्जाम्स मई 2022 एंड जून 2022 के लिए। बच्चों मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी सी प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स हैं, राइट। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, कंपोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है बच्चे। 90% पेपर यहीं से आता है और यहां पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, उन्हें हम लोग अगले 35 से 40 मिनट के अंदर 35 टू 40 मिनट्स के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो सर अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। अगले 35 से 40 मिनट के अंदर सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो है हम लोग कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अपकमिंग एग्जाम में 2022 जून 2022 के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहा है इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारा रिविजनरी कंटेंट और अदर कंटेंट आपको मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आप लोग को लाइक टारगेट दे रहा हूं 200। जब तक मैं आप लोग को लाइक टारगेट नहीं देता हूं तब तक आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। भाई लाइक कर दो, वहां से मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आने के लिए, राइट। तो सर एक मोटिवेशन जरूरी रहती है यूट्यूब पे काम करने के लिए, और वो मोटिवेशन आप लोग के लाइक से आती है, आप लोग के बढ़िया बढ़िया कमेंट से आती है, राइट। तो एनकरेज करते रहिए, बहुत जरूरत है आपके एनकरेजमेंट की, उसी से हम लोग की गाड़ी चल रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स जीएसटी की, एप्लीकेबल फॉर मई एंड जून 2022। आपको जान के बेहद खुशी होगी कि सप्लाई अंडर जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, कंपोजिशन स्कीम, चार्ज अंडर जीएसटी, जहां से आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, या मैं कहूं जीएसटी में एग्जाम में आने वाला 90% कंटेंट यही है, और इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, राइट। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात, जो मेजॉरिटी इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है वही आपके काम का है। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी के अंदर। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी में छोटी छोटी अमेंडमेंट है, ना के बराबर की। न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस करी गई है। कौन सी एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस करी गई है? Services by way of granting of national permit to the goods carriage to operate throughout India or contiguous state। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी से नेशनल परमिट लेते हो, नेशनल परमिट क्या होता है आपने नोटिस किया होगा, ट्रक्स पे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट, इसका मतलब कि ये जो व्हीकल है वो इंडिया में कहीं पर भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी से परमिशन ले रखी है, और ये परमिशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस के लिए पैसा देना पड़ता है। उस पैसे पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर कोई भी जो गुड्स कैरेज का काम कर रहा है, अगर वो नेशनल परमिट लेता है ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी से, उसके ऊपर जो भी उसने फीस दी है उस फीस पे कोई भी जीएसटी लेवी नहीं होगी। एक एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई है। आपको पता है इंडियन रेलवेज को असेट लीज पे कहां से मिलती है? इंडियन रेलवेज को असेट लीज पे मिलती है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है? इंडियन रेलवेज को असेट्स लीज पे देता है, जैसे कि वेगन्स, आपके कोचेस, लोकोस, ये सारी चीजें। और इसके लिए बट ऑब्वियस है आईआरएफसी क्या करता है? पैसा चार्ज करता है, लीज अमाउंट चार्ज करता है इंडियन रेलवे से। तो पहले इस लीज अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगता था, मतलब इंडियन रेलवेज इसको जो लीज पेमेंट करती थी वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट थी। लेकिन अब ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई है, यानी कि इंडियन रेलवेज अगर इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन को वैगन्स का, कोचेस का, लोको का, या फिर कोई भी असेट का अगर लीज पेमेंट करेगी तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगी। तो पहली एग्जेम्पशन जो इंट्रोड्यूस हुई कि अगर आप गुड्स कैरेज के लिए नेशनल परमिट लेते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई कि अगर इंडियन रेलवेज ने आईआरएफसी से असेट्स लीज पे ली हैं उन पे अब जीएसटी लगा करेगा। एक एग्जिस्टिंग एंट्री को अमेंड किया गया। अगर
सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर 100% एक्सपेंडिचर बॉर्न करती थी सीजीएसटी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विसेज दी गई है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जहां पर 100% पैसा सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने खर्च किया है, वहां पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता था। इस टोटल एक्सपेंडिचर वाली बात को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है और अब कहा है कि अगर 75% या ज्यादा का पेमेंट सीजीएसटी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है तो इस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अर्लियर अगर हम सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहे थे, अर्लियर हम सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहे थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्विसेज दे रहे थे और 100% पेमेंट सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करता था तो आपका जीएसटी नहीं लगता था। अब ये 100% वाली अमाउंट को रिलैक्स कर दिया गया है कि अगर सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से 75% या उससे ज्यादा का अगर पेमेंट आया है देन ऑल्सो एग्जेम्पशन दिया जाएगा। मतलब अब 100% पेमेंट सीजीएसटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं भी आता, अप टू 75% भी आता है, देन ऑल्सो एग्जेम्पशन ग्रांट किया जाएगा। और इसी के साथ आप लोग की एग्जेम्पशन की अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती हैं। 3 छोटी छोटी अमेंडमेंट्स थी, कवर अप हो गई। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई है रजिस्ट्रेशन के अंदर। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या अमेंडमेंट आई है वो ऑलरेडी आपको पता है। क्या पता है आपको? सर एक सेक्शन नंबर 30 है। सेक्शन नंबर 30 में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है तो उसको रिवोक करने के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। सेक्शन नंबर 30 ने आपको कितने समय का टाइम दिया है? सर सेक्शन नंबर 30 कहता है जब आपको ऑर्डर सर्विस किया गया था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, वहां से 30 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि वो आपका ये ऑर्डर रिवोक करे। और एसीजेसी को पावर दी गई थी कि वो आपके ये 30 डेज को एक्सटेंड कर सकते हैं 30 डेज से, और कमिश्नर को पावर दी गई थी कि फर्दर वो आपको 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। मतलब 30 डेज आपको एक्ट ने दिए थे, 30 डेज आपको एसीजेसी दे सकता है और 30 डेज आपको कमिश्नर दे सकता है। मतलब टोटल आपके पास 90 दिन का समय है एप्लीकेशन डालने के लिए। सेक्शन नंबर 30 ने 30 डेज का टाइम दिया। अगर ये 30 डेज निकल जाते हैं और आपके पास वैलिड रीजन है जो एसीजेसी को समझ में आता है तो एसीजेसी आपको 30 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। एसीजेसी का 30 डेज का एक्सटेंडेड पीरियड निकल गया फिर भी आप रिवोकेशन के लिए फाइल नहीं कर पाए, देन आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं। वैलिड रीजन अगर आपके पास होगा तो कमिश्नर आपको फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। ये बात आपने सेक्शन नंबर 30 के अंदर पढ़ी थी। अब यही बात रूल के अंदर लिख दी गई है। क्या कहता है ये? एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बाय द बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम with effect from 1st January 2021 provision to section 31 of the CGST Act was substituted to permit the extension of time limit for filing the application for the revocation of cancellation of registration by a registered person. Accordingly, the time period of filing of application for revocation of 30 days from the date of service of order of cancellation may on the sufficient cause being shown for the reasons to be recorded in writing be extended by the ACJC as the case may be for not exceeding 30 days by the commissioner for a further period not exceeding 30 days beyond the period specified in clause A। मतलब ACJC ने जो 30 डेज दिए थे उसके बियॉन्ड वो आपको 30 डेज और ग्रांट कर सकता है, राइट? मतलब कि सेक्शन नंबर 30 के 30 डेज, ACJC के 30 डेज और कमिश्नर के 30 डेज, ये दोनों आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास सफिशिएंट कॉज होगा। मतलब आपके जो रीजंस हैं डिले के वो अगर जस्टिफाइबल लगते हैं एसीजेसी को और कमिश्नर को तो ही वो आपको एक्सटेंशन देगा, अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब इसी चीज को रूल 23(1) के अंदर डाल दिया गया है।
consequently rule 23(1) of the CGST rule has been suitably amended to give effect to the aforesaid amendment. Amended rule 23(1) read करता है as follows: a registered person whose registration is cancelled by the PO on his own motion may submit an application for the revocation of cancellation of registration in the prescribed form to the PO within a period of 30 days from the date of the service of the order of the cancellation of registration. तो 30 दिन के अंदर आपको करना है, और within such time period as extended by the additional commissioner or the joint commissioner or the commissioner as the case may be in exercise of the power provided under provision to section 31 as the common portal either directly or through the facilitation center notified by the commissioner. तो कुल मिला के कोई अमेंडमेंट नहीं है, वही चीज जो आपने पहले पढ़ रखी थी उसी चीज को रूल के अंदर मेंशन कर दिया गया है. मतलब पहले सरकार ने सेक्शन नंबर 30 को अमेंड किया था, इस सेक्शन नंबर 30 का रूल 23 अमेंड नहीं हुआ था, इसको सरकार ने अब अमेंड कर दिया है. तो कुछ नया पढ़ा नहीं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. अब अगला चैप्टर निकल कर आता है जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है, छुट्टू सी अमेंडमेंट है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट और ई वे बिल. तो मैं आपको बता दूं, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट नहीं है. अमेंडमेंट कहां है? अमेंडमेंट ई इनवॉइसिंग में है. अमेंडमेंट ई इनवॉइसिंग में है और अमेंडमेंट ई वे बिल में है. ई इनवॉइसिंग में क्या अमेंडमेंट है आपको पता है सर? कोई भी व्यक्ति जिसके पिछले 3 साल, कौन से, 2017-18 ऑनवर्ड्स, 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल 50 करोड़ एक्सीड करता है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग करना क्या है? मैंडेटरी है. अगर 2017-18 ऑनवर्ड्स जब से जीएसटी आई है तब से अगर किसी भी साल आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ को एक्सीड करता है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है. एक्सेप्ट किसके लिए नहीं है? एसईजेड में जो यूनिट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, पढ़ा हुआ है आपने. इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनके लिए ई इनवॉइसिंग नहीं है. GTA supplying the services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, तो GTA अगर रोड से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है. जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं, ओला, उबर, इनके लिए नहीं है. वो पर्सन जो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन दी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो जो सिनेमा हॉल्स वगैरह चला रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस चला रहे हैं, पीवीआर वगैरह, इनके लिए नहीं है. इसी के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया है कि सर ये नोटिफिकेशन जो है अमलाई गई है और अमेंड किया गया है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटी हैं उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है. तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो लोकल अथॉरिटी हैं वो अगर सर्विसेज दे रही हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनका टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है. तो बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया गया है. तो याद रखना कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, इनको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है. सिंपल सी चीज, ये इतनी सी अमेंडमेंट है. ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी हैं. अमेंडमेंट छोटी सी, बस इतनी सी. ठीक है. इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड सप्लायर. आपको ध्यान होगा जब ई वे बिल आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि अगर आप कोई सप्लायर है, आप कोई रिसिपिएंट है, आप कोई ट्रांसपोर्टर है और आपने डिफॉल्ट किया है तो रिटर्न्स आपने फाइल नहीं करी है. अगर आप कंपोजिशन स्कीम है तो आपने 2 क्वार्टर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया, और अगर आप रेगुलर स्कीम में है या तो आपने 2 GSTR 3B फाइल नहीं करी या तो आपने 2 GSTR 1 फाइल नहीं करी. तो अगर आपने GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 4 अगर आपने पिछली 2 रिटर्ने फाइल नहीं करी तो आपका ई वे बिल जनरेट करना ब्लॉक हो जाता है. आपको अलाउड नहीं रहता है कि आप ई वे बिल बनाएं. अब आप सप्लायर हैं तो भी नहीं बना सकते, रिसिपिएंट है तो भी नहीं बना सकते, आप ट्रांसपोर्टर हैं तो भी नहीं बना सकते. तो ये ब्लॉकिंग सप्लायर के लिए भी थी, रिसिपिएंट के लिए भी थी, ट्रांसपोर्टर के लिए भी थी. अब यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया और बोला
कि ब्लॉकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी, आउटवर्ड सप्लाई के लिए होगी। मतलब आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल नहीं बना सकते, इनवर्ड सप्लाई अगर है तो ई वे बिल बन सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले क्या होता था, अर्लियर पोजीशन क्या थी, पहले मैं आपको वो बताता हूं। अर्लियर क्या था, अर्लियर क्या था, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर बी डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर है मतलब इन्होंने लास्ट 2 रिटर्न्स फाइल नहीं किया है, लास्ट 2 रिटर्न्स फाइल नहीं किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं जिसकी कीमत लेट सपोज 1,50,000 रुपए। ठीक है, मतलब जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो 1,50,000 रुपए की है। मिस्टर ए डिफॉल्टर नहीं है, इन्होंने अपनी सब रिटर्न्स फाइल करी हुई हैं, इन्होंने अपनी सब रिटर्न क्या कर रखी है, फाइल कर रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर ए गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं मिस्टर बी के पास, मिस्टर ए गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं मिस्टर बी के पास, जहां पे कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अब जब ये ई वे बिल बनाने जाते थे, जब ये ई वे बिल बनाने जाते थे तो इसमें बताते थे कि सप्लायर मैं हूं, सप्लायर मैं हूं, और मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। और रिसिपिएंट जो है वो मिस्टर बी है, लेकिन मिस्टर बी क्या है, मिस्टर बी तो डिफॉल्टर है, मिस्टर बी तो डिफॉल्टर है। तो ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाता था। ई वे बिल का जनरेशन क्या था, ब्लॉक्ड था। क्यों ब्लॉक्ड था, क्योंकि ई वे बिल के अंदर रिसिपिएंट के नाम पे बी का नाम आ रहा है, और बी कौन है, बी एक डिफॉल्टर है जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब एक बात बताओ, इसमें इसकी क्या गलती है, ये तो रिटर्न फाइल कर रहा है, ये तो धंधा आराम से चला रहा है, इसको तो माल बेचने दो ना, इसको तो माल बेचने दो ना। डिफॉल्ट ये कर रहा है, इसके माल बेचने पे रोक लगाओ। तो बात समझती है। जो व्यक्ति बिल्कुल सही काम कर रहा है, अपनी रिटर्नें सही फाइल कर रहा है, अपने टैक्सेस सही फाइल कर रहा है, तुम उसको माल बेचने से क्यों रोक रहे हो। तो अर्लियर क्या होता था, जब अपन ई वे बिल बनाने जाते थे और रिसिपिएंट अगर डिफॉल्टर होता था तो ई वे बिल जनरेट करने को नहीं मिलता था। बी अगर आगे माल बेचेगा सी को, बी अगर आगे माल बेचेगा सी को, सी भी डिफॉल्टर नहीं है, सी ने भी अपनी सारी रिटर्न फाइल करी हुई है, लेकिन अगर ये गुड्स बेच रहा है जिनकी कीमत लेट सपोज 1,00,000 रुपए की है, तो यहां पर ये ई वे बिल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि यार ये खुद डिफॉल्टर है, मिस्टर बी खुद डिफॉल्टर है, ये ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब लॉ क्या कहता है, अब लॉ कहता है कि साहब देखो ऐसा है, साहब ऐसा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो आउटवर्ड सप्लाई पे लगेगी, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं लगेगी, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं लगेगी। मिस्टर बी डिफॉल्टर है, मिस्टर ए ने अपनी सारी रिटर्न्स फाइल करी हैं, इन्होंने अपनी सारी रिटर्न्स फाइल करी हैं, ये अब इनको गुड्स बेच रहे हैं। कंसाइनमेंट वैल्यू 1,50,000 रुपए की है। मिस्टर ए अपना ई वे बिल जनरेट करेंगे, मिस्टर ए ई वे बिल जनरेट करेंगे, इसमें सप्लायर का नाम बताएंगे अपना मिस्टर ए और अपना जीएसटिन देंगे, और रिसिपिएंट के नाम पे बताएंगे मिस्टर बी, मिस्टर बी, और इनका भी जीएसटिन देंगे। मिस्टर बी याद रखना डिफॉल्टर है, लेकिन अब ई वे बिल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मिस्टर बी के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है, मिस्टर बी के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है, मिस्टर बी के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है। मिस्टर बी यहां पे रिसिपिएंट है, तो अगर डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट है तो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले नहीं होता था। पहले अगर आप डिफॉल्टिंग सप्लायर हैं, आप डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट हैं, आप ई वे बिल नहीं बना सकते थे। अगर आप डिफॉल्टिंग सप्लायर है, आप डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट है, तो ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता था। लेकिन अब क्या है, अगर आप डिफॉल्टिंग सप्लायर हैं तो ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट है
तो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बी अब अगर आगे सी को माल बेचते हैं, बी अगर आगे सी को माल बेचते हैं, सी ने भी अपनी सारी रिटर्न्स फाइल करी हुई है, सी ने भी अपनी सारी रिटर्न्स फाइल करी हुई है, कंसाइनमेंट वैल्यू 1 लाख रुपए की है, यहां पे आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पिछले 2 साल का रिटर्न नहीं गया है। अब बट ऑब्वियस है कि ई वे बिल जनरेट नहीं होगा तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा के गुड्स का मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मूवमेंट किया और रास्ते में आपको जीएसटी ऑफिसर मिल गया तो जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, जीएसटी ऑफिसर इसको कॉन्फिस्केट करेगा, इसको सीज करेगा, है ना। तो सर ट्रांसपोर्टर भी मरेगा, आप भी मरोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टर भी मरेगा और आप भी मरोगे। आई होप ये क्लियर हो गई बात। आइए मैं रीड करा देता हूं आपको, रीड करवा देता हूं आपको क्या कह रहा है। Rule 138E of the CGST rule contains the provision pertaining to blocking of e-way bill generation facility, that is disabling the generation of e-way bill facility. Earlier, a user was not able to generate the e-way bill for a GSTN if the said GSTN was eligible for e-way bill generation in terms of Rule 138E. It implies that GSTN of such blocked taxpayer could not be used to generate the e-way bill neither as supplier nor as a recipient. Neither as a supplier nor as a recipient. तो अगर रिसिपिएंट डिफॉल्टर है तो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पाता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो सप्लायर है उसने सारी कंप्लायंस करी है, सप्लायर ने सारी कंप्लायंस करी है, रिसिपिएंट डिफॉल्टर है, तो पहले ई-वे बिल का जनरेशन ब्लॉक्ड था, पहले ब्लॉक्ड था। तो सर इसके धंधे पे चोट लग रही है कि नहीं, इसके धंधे पे चोट लग रही है कि नहीं, ये सारी कंप्लायंसेस कर रहा है, टैक्सेस टाइम से भर रहा है, तो इसके ऊपर चोट क्यों लगा रहे हो। इसने डिफॉल्ट किया है तो इसकी सप्लाई को रोको ना, मेरी सप्लाई को क्यों रोक रहे हो। मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं तो टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइम से पे करता हूं, रिटर्न्स गवर्नमेंट की टाइम से पे करता हूं, मोदी जी का भक्त हूं, ठीक है, जो मोदी जी बोलते हैं मैं करता हूं, तो मुझे तुम क्यों परेशान कर रहे हो। तो सरकार को बात समझी और सरकार ने कहा कि अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट नहीं किया है तो ई-वे बिल जनरेट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रिसिपिएंट कौन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रिसिपिएंट कौन है, डिफॉल्टर है। सिमिलरली मान लो मिस्टर ए जो है वो अनरजिस्टर्ड है, मिस्टर ए जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उनका टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं करता है, तो इस केस में ट्रांसपोर्टर को परमिट करा गया है कि ट्रांसपोर्टर भी क्या कर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर भी क्या कर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किस पे लगाया है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लगाया है आउटवर्ड सप्लाई पे, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लगाया है आउटवर्ड सप्लाई पे। क्या कहता है आगे ये आपसे, said rule has now been amended to relax such restriction. Blocking of GSTN for the e-way bill generation would only be for the defaulting supplier. अब ये ब्लॉकिंग सिर्फ किसके लिए है, ब्लॉकिंग केवल और केवल डिफॉल्टिंग सप्लायर के लिए है, एंड नॉट फॉर द डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर GSTN. Suspended GSTN cannot generate the e-way bill as a supplier. However, the suspended GSTN can get the e-way bill generated as a recipient or as a transporter. अगर आपका GSTN सस्पेंड है तो आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपका GST सस्पेंडेड है तो इनवर्ड सप्लाई रिसिपिएंट के लिए आपका GSTN यूज किया जा सकता है। अगर आप रिसिपिएंट हो तो ई-वे बिल आप नहीं बना रहे होगे, ई-वे बिल सप्लायर बना रहा होगा। सप्लायर अगर डिफॉल्टर नहीं है तो वो ई-वे बिल में आपका रिसिपिएंट डिफॉल्टिंग सप्लायर का क्या कर सकता है, GSTN मेंशन कर सकता है। इन अदर वर्ड्स e-way bill generation facility is blocked only in respect of any outward movement of the goods of the registered person who is not eligible for e-way bill generation as per Rule 138E. E-way bills can be generated in respect of inward supply of the said registered person.
तो जिसने डिफॉल्ट किया है उसके लिए इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी बन सकती है, सॉरी ई वे बिल बन सकता है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई पे उसके लिए ई वे बिल नहीं बन सकता है। अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन ऑफ ₹100 टू द बायर। After the sale, the pen belongs to the buyer and the shopkeeper does not have any right on the pen. This is a transaction of sale. मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि पे कर रहे हैं टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, हैज नॉट फाइल्ड GSTR1 फॉर द लास्ट 2 months. तो मिस्टर ए यहां पे कौन है बेटा? मिस्टर ए यहां पे कौन है? मिस्टर ए यहां पे डिफॉल्टर है। मिस्टर ए यहां पे कौन है? डिफॉल्टर है। इन्होंने पिछले 2 महीने का रिटर्न फाइल नहीं करा, यानी कि इनकी आउटवर्ड सप्लाई पे ई वे बिल नहीं बन सकता। इनकी आउटवर्ड सप्लाई पे ई वे बिल नहीं बन सकता। मिस्टर बी हरियाणा के हैं, रेगुलर रिटर्न फाइलर है। मिस्टर बी रेगुलर रिटर्न फाइलर है, इन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। wants to generate an e-way bill for goods to be supplied to Mr. A. तो B A को गुड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक रेगुलर रिटर्न फाइलर एक डिफॉल्टर को गुड्स बेचना चाहता है, तो क्या ई वे बिल जनरेट हो सकता है? अर्लियर लॉ मना करता था, पुराना लॉ मना करता था, लेकिन नया लॉ परमिट करता है। एज पर अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ, मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट द ई वे बिल विद मिस्टर ए जीएसटी, क्योंकि मिस्टर ए डिफॉल्टर है। तो अर्लियर नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसको अमेंड किया गया है। इन टर्म्स ऑफ द अमेंडेड पोजीशन ऑफ द लॉ, देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग द ई वे बिल, एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड इज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर। मिस्टर ए वॉन्ट्स टू जनरेट एन ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर एच। ए चाहता है कि वो ई वे बिल जनरेट करे क्योंकि वो मिस्टर एच को माल बेच रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया मिस्टर ए डिफॉल्टर है, उनकी आउटवर्ड सप्लाई पे ई वे बिल नहीं बन सकता। ई वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड इन दिस केस एज इट्स एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ मिस्टर ए हु हैज नॉट फाइल्ड द GSTR1 फॉर द पास्ट 2 months। यानी कि आउटवर्ड सप्लाई पे तो पहले भी ब्लॉक था, आउटवर्ड सप्लाई पे तो पहले भी ब्लॉक था, और आउटवर्ड सप्लाई पे अब भी ब्लॉक्ड है। आउटवर्ड सप्लाई पे पहले भी ब्लॉक था और आउटवर्ड सप्लाई पे अब भी ब्लॉक है। पहले इनवर्ड सप्लाई पे भी ब्लॉक था, लेकिन अब इनवर्ड सप्लाई पे अलाउ कर दिया गया है। बात समझा? डिफॉल्टर अगर रिसिपिएंट है तो उसके नाम से ई वे बिल बन सकता है। डिफॉल्टर अगर सप्लायर है तो वो ई वे बिल नहीं बना सकता। सिंपल सी चीज है बेटा। ओके, इसी के साथ टैक्स इनवॉइस ई वे बिल वाले की भी अमेंडमेंट्स हो गई कंप्लीट। 2 छोटी छोटी अमेंडमेंट। पहली अमेंडमेंट आपकी ई इनवॉइसिंग, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया ई इनवॉइस बनाने से। और आपकी अमेंडमेंट नंबर 2 आपकी किसके अंदर आई? अमेंडमेंट नंबर 2 आपकी आई है मेरे बच्चे इसके अंदर, ई वे बिल के अंदर। ई वे बिल के अंदर क्या बोला गया कि अगर आप डिफॉल्टर सप्लायर है, मतलब आपने पिछले 2 रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, तो रिस्ट्रिक्शन आउटवर्ड सप्लाई पे है, इनवर्ड सप्लाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल बन सकता है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल नहीं बन सकता। इसके बाद अगला चैप्टर जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है, और यह आखिरी चैप्टर है जिसके अंदर अमेंडमेंट है, रिटर्न्स के अंदर क्या अमेंडमेंट आई है बेटा? लेट फीस की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको रिवाइज कर दिया है। लेट फीस की जो मैक्सिमम लिमिट है उसे सरकार ने रिवाइज कर दिया है। मिनिमम लिमिट क्या थी? मिनिमम थी कि आपको 100 रुपए पर डे देना है। मैक्सिमम ये 5000 तक जा सकती है। मैक्सिमम ये 5000 तक जा सकती है। ये अर्लियर लॉ था। अब इस लॉ को रिवाइज किया है। आपकी जो लिमिट्स हैं लेट फीस की, जो मैक्सिमम लिमिट है लेट फी की जो मैक्सिमम लिमिट है उसे क्या किया है सरकार ने? रेशनलाइज कर दिया है। क्या कह रही है सरकार? मैक्सिमम लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर द डिलेड फाइलिंग ऑफ द जीएसटी रिटर्न हैज नाउ बीन रेशनलाइज्ड।
फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR1 एंड GSTR3B, अगर आपने R1 और 3B लेट फाइल किया तो क्या होगा? रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी नील आउटवर्ड सप्लाई है इन द टैक्स पीरियड, यानी कि GSTR1 उसका नील है। रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑफ GSTR3B नील है, या फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है। तो अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील है या फिर आपका टैक्स पेबल नील है, तो आपको मिनिमम पे करना है 100 रुपए पर डे, और मैक्सिमम आपके ऊपर जो लगेगी वो लगेगी 250 रुपीज। मैक्सिमम जो लगेगी वो लगेगी 250 रुपीज, यानी कि आपकी जो लेट फीस की लाइबिलिटी होगी दैट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू 100 रुपीज पर डे या फिर ₹250। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं CGST के लिए पढ़ा रहा हूं। सेम अमाउंट आपको SGST और UTGST के अंदर भी पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 250 रुपए यहां लग रही है CGST में, तो 250 रुपए SGST में भी लगेगी, यानी कि टोटल कितनी लगेगी? टोटल 500 रुपए की लगेगी। CGST और SGST मिला के टोटल कितने रुपए की लगेगी? 500 रुपए की लगेगी। तो यहां मैंने जो अमाउंट्स लिखी हैं दैट इज फॉर दी CGST, दैट इज फॉर दी CGST। तो अगर आपकी मेरे बच्चे आउटवर्ड सप्लाई नील है या फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है, तो आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, विच कैन बी मैक्सिमम अप टू 250 रुपीज। 250 रुपए से ज्यादा आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं होगा फॉर द लेट फीस। ठीक है, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं होगा फॉर द लेट फीस। अदर केसेस, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का अप टू ₹1.5 करोड़ है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, तो मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपए तक जाएगी। मिनिमम 100, मैक्सिमम 1000 रुपए तक जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड करता है लेकिन 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता, तो आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 2500 रुपए लगेगी। 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 2500। बेटा समझ लेना फिर से, ये 1000 प्लस 1000 है, मतलब मैक्सिमम 2000। 2500 प्लस 2500 है, मतलब मैक्सिमम 5000। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करता है पिछले साल का, तो आपके ऊपर 100 रुपए पर डे लगेगी और मैक्सिमम जाएगी 5000। ये 5000 CGST के अंदर है, 5000 आपको SGST के अंदर भी देनी पड़ेगी, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी जो आपके ऊपर लगेगी, या मैं कहूं मैक्सिमम लेट फीस जो आपके ऊपर लगेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ₹10,000। ओके। GSTR4, अगर आपने GSTR4 मतलब कंपोजिशन सप्लायर है और आपने R4 लेट फाइल किया है, अगर आपका GSTR4 नील है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, GSTR4 नील है, तो इस केस में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 250 रुपए तक जाएगी। और अगर आपका GSTR4 नील नहीं है, तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपए तक जाएगी। मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपए तक जाएगी। अगर आपने R5 लेट फाइल किया, मतलब NRTP हैं आप, या फिर आपने R10 यानी कि फाइनल रिटर्न लेट फाइल किया, तो क्या होगा? 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम कितनी जाएगी? 5000 रुपए। 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम कितनी जाएगी? 5000 रुपए तक, यानी कि इसके केस में कोई चेंज नहीं है। एनुअल रिटर्न अगर आपने लेट फाइल किया, एनुअल रिटर्न अगर आपने लेट फाइल किया, तो इस केस में आपको जो मैक्सिमम पेनल्टी लगती है वो 100 रुपए पर डे मिनिमम लगती है, और मैक्सिमम लगती है 0.25% ऑफ द टर्नओवर। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। राइट एवरीवन? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि अगर आप एक रेगुलर सप्लायर है और आपका या तो आउटवर्ड सप्लाई नील है या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है, तो मैक्सिमम पेनल्टी 250 रुपए तक लगेगी।
अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है तो मैक्सिमम पेनल्टी 1,000 रुपए तक लगेगी। अगर पिछले साल का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ एक्सीड करता है लेकिन अप टू 5 करोड़ है, मैक्सिमम पेनल्टी 2,500 रुपए तक लगेगी। अगर पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करता है तो मैक्सिमम पेनल्टी 5,000 रुपए की लगेगी। अगर आप एनआरटीपी हैं और आपने R5 लेट फाइल किया, आप R10 फाइनल रिटर्न लेट फाइल करते हो तो मैक्सिमम पेनल्टी 5,000 रुपए तक लगेगी। आपने एनुअल रिटर्न अगर लेट फाइल किया तो इस केस में मैक्सिमम पेनल्टी 0.25% ऑफ द टर्नओवर लगेगी। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है और आपकी R4 नील है तो मैक्सिमम पेनल्टी 250 रुपए की लगेगी। और अगर आप कि R4 नील नहीं है तो मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 1,000 रुपए की इंपोज करी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी अमेंडमेंट है, क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं है। नोट, an equal amount of late fee would be payable by such person under the respective SGST UTGST Act as well। मतलब ये जो सेक्शन नंबर 47 आपने पढ़ा है, ये सेक्शन नंबर 47 CGST का है। तो आपको जो लेट फीस बताई गई है वो CGST की बताई गई है। इक्वल लेट फीस आपकी SGST और UTGST में भी एप्लीकेबल होगी। इसके बाद अब एक लास्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 44 एनुअल रिटर्न के अंदर एक छोटी सी इत्तू सी अमेंडमेंट है। और वो अमेंडमेंट क्या है? सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न सब्स्टिट्यूटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद। तो पहले क्या होता था, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते थे तो एनुअल रिटर्न के साथ आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल फाइल करते थे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या मतलब, जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे टर्नओवर आ रहा है और जो तुमने रिटर्न्स फाइल करी है उनका टर्नओवर आपस में क्या करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए, मैच करना चाहिए, और इसकी ऑडिटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुमको देनी पड़ती थी। अब ये ऑडिटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डन अवे कर दिया, अब इसकी जगह पे तुम सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो। तो सेक्शन नंबर 44 में बस एक छोटा सा चेंज आया कि ऑडिटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जगह आपको सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है। किसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है? सभी रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना। हाउएवर, following person are not required to file the annual return: casual taxable person, non-resident taxable person, input service distributor, person authorized to deduct or collect tax under section 51 और 52, OIDAR की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर से इंडिया में, उसे आपका एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं, ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न की? वही है जो आपने पढ़ी थी, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक। एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या था? अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है तो GSTR 9, अगर आप कंपोजिशन में है तो GSTR 9A। अदर पॉइंट्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एनुअल रिटर्न। जब आप एनुअल रिटर्न देते थे तो आप ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी देते थे, साथ में आप ऑडिटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देते थे। अब ऑडिटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जगह आपको क्या देना है? सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बस ये एक छोटी सी अमेंडमेंट, आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी है। कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो कमिश्नर ने नोटिफिकेशन इश्यू किया है और कहा है कि जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है। तो कमिश्नर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया, 2 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी। फर्दर, the above provisions are not applicable in case of any department of the central government, state government, local authority जिनकी बुक्स का ऑडिट कौन कर रहा है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट CAG ने कर दिया तो उस केस में एनुअल रिटर्न वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती।
राइट। तो इसी के साथ आपका सारा का सारा कार्यक्रम जो है अमेंडमेंट का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आप मैं कहूं कि प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है, कोई टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है। एक बार बैठोगे 15 से 20 मिनट के अंदर सारी की सारी अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो जाएंगी। कर जाना। इस पे पूरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार इसको देख जाना और आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपने पूरा का पूरा जीएसटी अमेंडेड पढ़ लिया है। राइट दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।